Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. And before we proceed further, आप सबको पता ही होगा यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है एंड मैं आपको उसी के लिए थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। आप में से जितने भी लोग इस बार यूपीएससी 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सबको मोस्ट वेलकम है कि 27 जून 2021 के दिन यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाला है। उसके लिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 24 मार्च है, मतलब आज पकड़ के चलिए आपके पास आज के दिन के बाद 18 या 19 दिन मिलेंगे, तो आप जरूर से फॉर्म को भरिएगा। 712 टोटल वैकेंसीज है। upsc.online.nic.in के ऊपर आपको फॉर्म पे ऊपर क्लिक करना है, वहां से आपके फॉर्म मिल जाएंगे। 32 इयर्स आपका मैक्सिमम एज लिमिट है, आपको पता होगा 1 अगस्त 2021 के दिन के पहले, और मिनिमम एज है वो 21 इयर्स है। बाकी सारी जो नोटिफिकेशन की डिटेल्स है वो यूपीएससी ने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूपीएससी की वेबसाइट के थ्रू नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए, पढ़ लीजिए। कोई क्वेरी हो तो जरूर से हमको बताइएगा, विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज आउट, और आपको जो भी इशू होगा वो भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं फिर से आज की क्लास के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कि हमने पिछले क्लास के अंदर जो एनसीईआरटी की शुरुआत की थी, ये एनसीईआरटी के अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो है द ग्लोबल डिप्रेशन साहब, ठीक है ना। तो ये जो ग्लोबल डिप्रेशन नाम का जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास के अंदर, और ये ग्लोबल डिप्रेशन को मैं लिंकअप करने की कोशिश करूंगा। बेसिकली आपके यहाँ पे जो प्रैक्टिसेस है जिसे हम लोग कैपिटलिज्म के रूप में पहचानते हैं, या दूसरी जो प्रैक्टिस है जिसे हम लोग कम्युनिज्म के रूप में पहचानते हैं, उसके साथ हम लोग लिंकअप करेंगे और बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्लोबल डिप्रेशन क्यों होता है, ये ग्लोबल डिप्रेशन कब हुआ था, इसकी इंपैक्ट इंडिया के ऊपर क्या होती है और इसका सॉल्यूशन कैसे आता है इकोनॉमी के अंदर साहब, ठीक है। तो ये सब भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे दुनिया के अंदर ये जो ग्लोबल डिप्रेशन नाम की घटना है उसने पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे चेंज किया, ग्लोबलाइजेशन नाम की जो कंसेप्ट जिसे हम लोग आज की तारीख में अभी तक पढ़ रहे थे उसको कैसे इंपैक्ट करता है। बिफोर एज ऑलवेज प्रोसीडिंग फर्दर, मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा, आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, और यहाँ पे टेस्ट और क्विज का आपका पूरा यूपीएससी का फाउंडेशन का जर्नी यहां से अचीव करिए। अगर आप देखना चाहते हो अनअकैडमी क्विज के ऊपर कैसे क्लासेस लिए जाते हैं तो आप हमारे फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। फ्री क्लासेस के अंदर मैंने स्पेशल क्लासेस कराए हुए हैं, यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इंक्लूडिंग वाइस रॉयस के ऊपर मैंने बहुत सारे सेशन लिए हैं। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड की है तो आज ही एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए विथ यूजिंग दिस कोड PN लाइव। ये कोड को जरूर से यूज करेगा, ये कोड के द्वारा आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे और मेरे क्लासेस को देख पाओगे। अनलिमिटेड टाइम आप कोई भी इनफैक्ट क्लासेस देख पाते हो। अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है और आप लेने का प्लान कर रहे हो तो पूरा का पूरा हिस्ट्री की जो जिम्मेदारी है वो मैं लूंगा। आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग योर हिस्ट्री। दिस विल इंक्लूड द मॉडर्न, मिडिवल, एंशिएंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द आर्ट एंड कल्चर एज वेल। तो जनरल स्टडीज का जो पूरा हिस्ट्री का जो तामझाम है आप मेरे हवाले छोड़ दीजिए। इसके साथ साथ मेरे और भी एजुकेटर साथी है जो आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर पढ़ाते हैं, उन सबके क्लासेस भी आप एक्सेस कर पाओगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे अपना जो तैयारी है वो आपको करवाएंगे और उनके साथ आप कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के साथ अपनी तैयारी को पुश कर सकते हो। अनअकैडमी के ऊपर फायदा आपको यही होगा कि मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। आप चाहे प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी मिलेगी, जहां अनअकैडमी की तरफ से एक मेंटर अलॉट किया जाता है जो आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन। सब्सक्रिप्शन लेते समय ये डिस्काउंट कोड को यूज करना ना भूलिएगा। PN लाइव इज द डिस्काउंट कोड, ये आपको 10% ऑफ देगा फीस के अंदर। ये यही डिस्काउंट कोड है जिसके द्वारा आप अनअकैडमी के ऊपर हमारे फ्री क्लासेस भी देख पाओगे। साथों साथ आप यूपीएससी CSE के साथ साथ ऑप्शनल की तैयारी भी कर सकते हो अनअकैडमी के साथ, और अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, उनकी भी आपको क्लासेस कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर मिल जाएगी। 1 साल, 2 साल, 3 साल की आप पैकिंग इनफैक्ट है ना कोई भी प्लान ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि 1 साल या 2 साल का GS प्लस ऑप्शनल की पूरी तैयारी कीजिए। उसमें भी आपको PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज करना है, 10% ऑफ फीस के अंदर मिलेगा। 10 मार्च से हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। 2021 की प्रीलिम्स को लेकर एक्सक्लूसिव बैच है जहां टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अपने क्लासेस को कराएंगे, इनके क्लासेस भी देखिए। इसके साथ साथ 7 मार्च ऑन 7th of March वी आर हैविंग अनअकैडमी कॉम्बैट। ये इनफैक्ट एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से जो लाइव क्विज शो के रूप में ये होता है, और यहाँ पे अगर आपका रैंकिंग अच्छा आता है तो यू कैन विन अ स्कॉलरशिप फ्रॉम अ पूल ऑफ 1 करोड़ रुपीज। आप 1 करोड़ रुपए
पे के अंदर से यहाँ पे इनफैक्ट है ना अपना सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो और साथों साथ आपको और भी फायदा होगा। तो 60 क्वेश्चंस आर देयर इन द कॉम्बैट और आपको यहाँ पे इसको 45 मिनट्स के बीच में उसको सॉल्व करना होता है। 7 मार्च को है, संडे को 11 बजे। आप एवरी संडे ये कॉम्बैट के अंदर पार्टिसिपेट कीजिए और जब आप कॉम्बैट के रजिस्टर कर रहे हो तो ये कोड को यूज करना ना भूलिएगा। ये कोड के द्वारा आपकी कॉम्बैट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरह से हो पाएगी। खैर आगे चलते हैं। हम लोग पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे कॉलोनाइजेशन का पर्सपेक्टिव और देखने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो आपकी यहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ ये ग्लोबलाइजेशन के साथ कैसे लिंक अप है। अब उसी का ही सेकंड पार्ट आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो कॉलोनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो चीजें चल रही है उसमें पीछे बैकग्राउंड के अंदर हमको पता चलता है कि एक और नई पर्सपेक्टिव ऐड होगी जिसे हम लोग कहेंगे द कैपिटलिज्म का फोर्स। आप ठीक है ना। अब ये जो कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म है उसको हम लोग देखेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस होल आइडिया ऑफ ग्लोबल डिप्रेशन। हम लोग बेसिकली समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ग्लोबल डिप्रेशन नाम की घटना है ये क्यों हुई है साहब। ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि 2008 के अंदर भारत या पूरी विश्व जो है वो डिप्रेशन में चला गया था या वर्ल्ड रिसेशन के रूप में हम लोग पहचानते हैं। यू माइट बी अवेयर कि 2008 के अंदर इनफैक्ट पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी वो रिसेशन में चली जाती है और बेसिकली इसी के भी पहले अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो 1930 के अंदर पूरी की पूरी दुनिया जो है वो डिप्रेशन में जाती है। अब देखो ये जो डिप्रेशन नाम का जो टॉपिक है, रिसेशन नाम का जो टॉपिक है, ये मुझे पहले इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको समझाने की आवश्यकता होगी, उसके बाद मैं आपको आगे लेके जाऊंगा आज के क्लास के अंदर। ठीक है ना। तो आज का हमारा क्लास बहुत ही शानदार रहने वाला है, मैं आपको अभी से ही कह देता हूं, क्योंकि ये जो ग्रेट डिप्रेशन है, ये जो ग्लोबल डिप्रेशन है, बेसिकली ये पूरे अमेरिका के अंदर से आएगा और अमेरिका से फैलते फैलते पूरी दुनिया के अंदर फैल जाएगा। इट विल बी एक्सपांडिंग ऑल ओवर द ग्लोब, पूरी विश्व के अंदर ये फैलता है। अब सवाल ये आता है कि 1930 के दशक में अमेरिका के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसने पूरी की पूरी ग्लोबलाइजेशन की जो प्रैक्टिसेस थे उसके ऊपर क्वेश्चन उठा दिए। इंक्लूडिंग हमको ये भी पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो ग्रेट डिप्रेशन आया उसने कैपिटलिज्म का जो मॉडल है उसके ऊपर भी प्रश्न उठाया था साहब, क्योंकि कैपिटलिज्म का मॉडल बेसिकली कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करता है। ये मॉडल ऐसा मॉडल है जो कहता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। ये मॉडल ऐसा मॉडल है जो कहता है कि आप जितना कंज्यूम करोगे उतना प्रोडक्शन होगा, उतना ही इनफैक्ट आपके यहाँ पे जीडीपी का ग्रोथ होगा, जो बेसिकली ग्रोथ सेंट्रिक मॉडल हम लोग इकोनॉमी के अंदर पहचानते हैं। उसके बाद इनफैक्ट 1930 तक आते आते ये मॉडल की हवा निकल जाती है। पूरी तरह से हमको पता चलता है कि एक पंचर क्रिएट होता है जिसे हम लोग ग्रेट डिप्रेशन के रूप में पहचानते हैं। अब सवाल ये था कि पूरी की पूरी विश्व की इकोनॉमी डिप्रेशन में क्यों चली गई और डिप्रेशन किसे कहते हैं पहले उसको समझेंगे। उसके बाद हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहां से यूपीएससी ने मेंस के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था कि व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द 1930 साहब, है ना। तो 2013 में ये शायद 10 मार्क का क्वेश्चन पूछा था 2013 की मेंस के अंदर, तो इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। साथों साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये जो ग्रेट डिप्रेशन है इसकी इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है, इंडियन इंपैक्ट क्या होती है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे खतरे में आएगी, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे साहब। ठीक है। तो 2-3 पोटेंशियल क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर्स के यहां से ये क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे साहब। अब मैं आपको फिर से इकोनॉमी के कंसेप्ट के अंदर लेके जाना चाहूंगा बिफोर प्रोसीडिंग फॉर द ग्रेट डिप्रेशन साहब। ठीक है। अब आपने अर्थव्यवस्था को देखा है, इफ यू हैव सीन द इकोनॉमी, मैंने शायद ये चार्ट पिछले क्लासेस में भी बनाया था, आज फिर से आपको बताने की देखी कोशिश करूंगा साहब। ठीक है। एक एक्सिस के ऊपर हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर करते हैं क्योंकि ये ग्रोथ का मॉडल है तो हमेशा हाइट के ऊपर जाएगा, और दूसरा जो है बेसिकली यहाँ पे हम लोग टाइम को कंसीडर करते हैं। टाइम का मतलब है बेसिकली एक पीरियड जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे एक विशेष काल के अंदर अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है साहब। ठीक है। अब जब हम लोग इकोनॉमी को देखते हैं साइक्लिकल पर्सपेक्टिव, इनफैक्ट ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है इसको साइक्लिकल इकोनॉमी की स्टडी के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि इकोनॉमी है ना कोई एक कंसेप्ट के अंदर नहीं चलती है, कोई एक कंडीशन में स्टैटिक नहीं रहती है। इकोनॉमी का हमेशा साइक्लिकल रहती है। साइक्लिकल होने का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था जो है कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी। आपने देखा होगा कि अभी कोविड के कारण आपकी इकोनॉमी कैसे गई है साहब, नीचे चली गई है। यू हैव सीन दैट द इकोनॉमी हैज गॉन डाउन ड्यू टू कोविड साहब, है ना। तो वही कंडीशन आपको अमेरिका के अंदर भी आज की तारीख में या इंडिया के अंदर या कहीं और भी देखिए, सब जगह के ऊपर वैसा ही दिखेगा। तो बेसिकली इकोनॉमी के 4 साइकिल्स होते हैं। एक होता है पीक का साइकिल, या इसी को ही बूम कहा जाता है साहब। बूम का मतलब है कि जब आप एक ऐसी साइकिल के ऊपर होते हो जहां पे आपका डिमांड बहुत हाई है, सप्लाई भी बहुत हाई है और प्राइसेस भी बहुत हाई है साहब। ठीक है ना।
तो एक स्टडी इन्फ्लेशनरी कंडीशन में आप जब अर्थव्यवस्था को चलाते हो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री पर, मुझे पहले आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट को रूबरू कराना पड़ेगा, तब जाके आप हिस्ट्री को समझ पाओगे। तो जब बेसिकली इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ इकोनॉमी, तो हमको पता चलता है कि एक बूम का कंसेप्ट आता है, जहां डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस सब की सब बहुत बढ़िया चलती है। ये चीज दर्शाती है कि आपके मार्केट के अंदर प्रॉस्पेरिटी है, लोगों के पास पैसा है। लोगों के पास पैसा है, इसके लिए क्या हो रहा है कि लोग अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। पीपल आर रेडी टू स्पेंड द मनी, एंड बिकॉज पीपल आर रेडी टू स्पेंड द मनी, तो उनका जीवन भी बहुत एकदम चकाचक चल रहा है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो प्रॉस्पेरिटी का कंसेप्ट है, ये बूम के कंसेप्ट के साथ चलता है साहब, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको पता चलता है कि इकोनॉमी के अंदर बेसिकली एक कंडीशन ऐसी आती है जब इकोनॉमी खड्डे में जाएगी, जब आपकी अर्थव्यवस्था खड्डे में जाएगी। आप सुनिए मेरी बात साहब, ठीक है। जब इकोनॉमी खड्डे में जाएगी, जब नीचे जा रहे होंगे, तो यहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम लोग कहेंगे रिसेशन साहब। क्या कहेंगे? रिसेशन। रिसेशन का मतलब क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पे आपकी डिमांड कम हो रही है, सप्लाई भी धीरे धीरे कम हो रहा है, प्राइसेस भी आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, और सोसाइटी के अंदर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की लेवल थोड़ी बहुत बढ़ेगी और प्रॉस्पेरिटी जो है वो कम हो रही है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी सी दैट एक ऐसी कंडीशन के ऊपर आए जहां आपकी डिमांड, सप्लाई, प्राइसेस सबको कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एग्जांपल के अंदर आपको मिलता है ये कोविड नाम की इनफैक्ट ये बीमारी आ गई है, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि आज की दुनिया की इकोनॉमी 2020 के अंदर क्या हो गई है, 2019, 2020, 2021 को आप पकड़ के चलिए साहब, ठीक है ना? तो ये 21 के शुरुआत में भी रिवाइव हो रहा है, कोविड से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, तो इसी को बेसिकली रिसेशन के रूप में कंसीडर करते हैं साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? उसके बाद हम लोग को एक और कंसेप्ट यहां दिखता है कि जब रिसेशन से भी आप एकदम नीचे में खड्डे में चले जाओगे, जहां पे आपके यहां पे डिमांड ऑलमोस्ट नील हो जाएगी, मतलब डिमांड खत्म हो जाएगी, आपका सप्लाई भी खत्म हो जाएगा, प्राइसेस तो बात ही मत करिए, पूरी की पूरी कंडीशन खराब हो जाती है। आपके यहां पे पूरी की पूरी सोसाइटी अनएम्प्लॉयड हो जाएगी। इनफैक्ट हमको पता चलता है कि ना ही यहाँ पे लोगों के पास जॉब्स है, ना ही लोगों के पास इनकम है, सब के सब लोग बेकार बैठे हुए हैं साहब। कोई चीजें प्रोडक्शन नहीं हो रही है, कोई चीजें नई जनरेट नहीं हो रही है। ये कंडीशन को हम लोग कहते हैं डिप्रेशन साहब। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज नोन एज डिप्रेशन। मतलब एक ऐसी व्यवस्था जब खड्डे में चला गया हो, एवरीथिंग इज गॉन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ रिपेयर, मतलब आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप अपना जीवन आगे नहीं चला पाओगे, ऐसी कंडीशन को हम लोग डिप्रेशन पहचानते हैं साहब, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, बेसिकली इकोनॉमी का जो साइक्लिकल स्टडी है, वो साइक्लिकल स्टडी को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये जो साइक्लिकल कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी है, जहां आपकी प्रॉस्पेरिटी से रिसेशन, रिसेशन से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, उसमें से कैसे अमेरिका बाहर निकला। और बेसिकली ये जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन के बाद एक फेज आता है जिसके कारण आपकी इकोनॉमी फिर से रिवाइव होती है। वही फेज को बेसिकली हम लोग रिकवरी का फेज पहचानते हैं। क्या कहते हैं? दैट फेज वेयर दी डिप्रेशन इज कमिंग आउट, यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द डिप्रेशन। आप बीमार हो गए थे, आप समझिए सादी भाषा के अंदर आप बीमार हो गए थे, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, तो उसी को ही हम लोग रिकवरी का पीरियड पहचानते हैं साहब, ठीक है। तो इकोनॉमी है ना, 4 साइकिल्स में चलती है, समझ में आया? देयर आर 4 साइकिल्स ऑफ इकोनॉमी। तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी से आपका रिसेशन, रिसेशन से डिप्रेशन, डिप्रेशन से रिकवरी, रिकवरी से फिर आप देखोगे प्रॉस्पेरिटी में जाओगे, फिर आप रिसेशन में जाओगे, फिर डिप्रेशन में जाओगे, फिर आप रिकवरी में जाओगे। तो इस तरह से है ना आपकी साइकिलें चलती रहेगी। इट विल गो ऑन, कीप ऑन हैपनिंग साहब, ठीक है। ये समय अंतर के ऊपर, दुनिया के अंदर कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, कोई भी सरकारें होती है, उनका काम एक ही होता है कि यार हो सके तो इकोनॉमी को डिप्रेशन में जाने से रोका जाइए, हो सके तो इकोनॉमी को रिसेशन में जाने से रोका जाइए साहब, ठीक है ना। अब मैं आपको ये जो आपका जो पूरा टॉपिक है आज का, उसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कैसे ग्लोबल डिप्रेशन की तरफ दुनिया जाती है, हाउ द इकोनॉमी वेंट टू द ग्लोबल डिप्रेशन। और ये जो ग्लोबल डिप्रेशन होता है, जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, इनकम पूरी तरह से तहस नहस हो गई, ये कैसे हुई साहब, ठीक है ना। तो व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अ कंडीशन ऑफ इकोनॉमी जिसे हम लोग ग्लोबल डिप्रेशन कहते हैं। दुनिया में एक ही बार आया है, याद रखिएगा, दुनिया में एक ही बार आया है, पर वो जो एक बार ग्लोबल डिप्रेशन आया था, उसने पूरी की पूरी कंट्रीज की हालत खराब कर दी थी, सबका जीना हराम कर दिया था। सारी भाषा में मैं आपको कहूंगा कि सब लोगों का जीना हराम कर दिया था, खाने पीने के वांदे हो गए थे साहब, ठीक है ना। अब ये जो ग्लोबल डिप्रेशन है 1930 के अंदर अमेरिका के अंदर आता है। बेसिकली ग्लोबल डिप्रेशन की अब मैं कहानी थोड़ी बहुत बताता हूं, लेट मी एक्सप्लेन यू द स्टोरी कि ये कब आता है। तो हमको पता चलता है कि 1930 के अंदर अमेरिका के अंदर इसकी शुरुआत होती है।
और ये भी शुरुआत कैसे होगी, तो इसके पीछे की थोड़ी बहुत स्टोरी बताता हूँ। अमेरिका के अंदर जो स्टॉक मार्केट था, ये स्टॉक मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया, और स्टॉक मार्केट क्रैश होने के कारण बहुत सारी कंपनीज जो थी, जो यहाँ पे लिस्टेड हुआ करती थी, आपने देखा होगा कि प्राइवेट कंपनीज को, गवर्नमेंट कंपनीज को, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी होती है, उसका लिस्टिंग किया जाता है, बेसिकली उसको रजिस्टर किया जाता है, और वो पब्लिक से पैसे बोरो करते हैं इन द स्टॉक मार्केट साहब, ठीक है। जब एक कंपनी क्रैश होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसकी पूरी की पूरी नेटवर्थ डाउन हो जाएगी। वो कंपनी ने बेसिकली कहीं बैंक से लोन लिया था, वो बैंक भी पूरी तरह से खड्डे में चली जाती है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसके कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट होती है, ये कास्केडिंग इफेक्ट आप देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आएगी। ये बैंकिंग सेक्टर पूरी की पूरी इकोनॉमी के साथ कनेक्टेड था, इट इज कनेक्टेड विद द होल इकोनॉमिक साइकिल साहब, और इसके कारण हमको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ दुनिया चली गई। सबसे पहले तो अमेरिका जाता है, पर धीरे धीरे पूरी दुनिया के ऊपर इसका असर होगा साहब। तो ये जो पूरा का पूरा असर होता है, स्टॉक मार्केट का क्रैश होना, प्राइवेट कंपनीज का लिस्टिंग होने के बाद अमेरिका खड्डे में जाना, ये 1930 में कैसे हुआ। अब आप समझने की कोशिश करिए कि जो अमेरिका 1925 तक आते आते दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरर था, 1925 के अंदर यूएसए वॉज नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर एक नंबर बाबा, अपन कहते हैं ना कि भाई सबसे पहला नंबर कहीं पे प्रोडक्शन में चल रहा था तो अमेरिका का चल रहा था। वही अमेरिका 1930 तक आते आते खड्डे में कैसे चला गया। इनफैक्ट मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर थोड़ी बहुत बातें बताई थी, और 1920s की जो पीरियड है बेसिकली उसके अंदर मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री था जिसने मास प्रोडक्शन की तरफ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया था। इनफैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब हम लोग अमेरिका की स्टोरी को समझते हैं, तो अमेरिका एक ऐसे कंट्री के रूप में उभर के आया जिसने बहुत बड़ी मात्रा में मास प्रोडक्शन किया। ये जो मास प्रोडक्शन बेसिकली ये हेनरी फोर्ड की कंपनी के द्वारा किया गया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो फोर्ड मॉडल है बेसिकली ये असेंबली लाइन मॉडल के रूप में चलता है, जहां पे एक पूरी पूरी कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आपकी चीजों को प्रोडक्शन करने की बात की जाती है। बहुत फास्टर एंड चीपर वे के अंदर आपकी व्हीकल का प्रोडक्शन हुआ। धीरे धीरे वर्कर्स का आउटपुट यहाँ पे बढ़ता है, और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना ही बेसिकली अगर आप देखोगे तो आपकी यहाँ पे जो कंपनी है उसको फायदा मिलेगा। वी कम टू नो दैट यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ लोगों की सैलरी डबल की जाती है, और लोगों को कहा जाता है कि आप एक ही काम रिपीटेडली करते रहिए, आपका काम स्पीड में होगा, हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तुम्हारी सैलरी बढ़ रही है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक साइड के ऊपर हमको पता चल रहा है कि लोगों की सैलरी बढ़ाने के कारण क्या होगा, व्हाट इट विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इनफैक्ट प्रोडक्शन बढ़ता है तो बेसिकली यही सैलरी बढ़ने के कारण हमको पता चलेगा कि कोई भी चीज होगी उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। आपको भी पता होगा साहब कि जब जब लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा मनी आता है, लोगों के हाथ में इनकम बढ़ती है, तो इट विल लीड टू अ प्रोसेस कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। ये धीरे धीरे इन्फ्लेशन की तरफ अर्थव्यवस्था को लेके जाएगा साहब, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है। हियर इन दिस केस ऑल्सो वी फाइंड द बेस्ट थिंग इन दिस केस ओनली साहब, जहां अमेरिका के अंदर बेसिकली सैलरी बढ़ी, लोगों की डिमांड बढ़ती है, और जितनी लोगों की डिमांड बढ़ती है उसी के कंटेंट के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ने की कोशिश की थी कि अमेरिका के अंदर बहुत सारे वॉशिंग मशीन, रेडियो, आपके रेफ्रिजरेटर्स, ग्रामोफोन, इन सब का ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट गाड़ियों का ग्रोथ हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा में कार्स को बेचा जा रहा है साहब। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन की जो पूरी की पूरी डिमांड थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते होम कंस्ट्रक्शन के ऊपर चली जाएगी और होम ओनरशिप के ऊपर चली जाएगी, क्योंकि लोगों की सैलरी बढ़ी थी। यहाँ पे पूरा प्रोडक्शन टेक्निक बदल गया था। आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हुए लोगों के जीवन में खुशहाली लाने की कोशिश की थी, और उसके कारण अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा बूम क्रिएट हुआ। ये जो हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम है बेसिकली इसके कारण अमेरिका के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया। पूरी की पूरी एक साइकिल ऑफ इकोनॉमी चलती है, जहां और इनफैक्ट चीजें डिमांड की जाएगी, उनकी लाइफस्टाइल बदलेगी, उनकी कंजम्पशन डिमांड बदल जाएगी। पैसा हाथ में आएगा तो ये लोग और पैसा इन्वेस्ट करेंगे, और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो और एम्प्लॉयमेंट और इनकम के स्केल भी इनफैक्ट बढ़ते रहेंगे। अमेरिका 1923 तक आते आते दुनिया का सबसे बड़ा लेंडर बन गया। यही अमेरिका बेसिकली कैपिटल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर भी लीडरशिप गेन करता है। बट ये सब चीजें 1929-30 तक आते आते पूरी की पूरी पंचर हो जाती है। अब सवाल ये था कि अमेरिका कैसे ये डिप्रेशन के अंदर चला गया साहब। तो पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि क्या कंडीशन हो गई थी, क्योंकि आपने जो प्रोडक्शन लाइन टेक्निक की पूरी नई डेवलपमेंट की थी, जहां असेंबली लाइन टेक्निक के द्वारा आपने जॉब्स को नई तरह से क्रिएट किया, लोगों के हाथ में पैसे दिए, वही अमेरिका धीरे धीरे ऐसी कंडीशन में क्यों आ गया जो ग्रेट डिप्रेशन की तरफ चला जाता है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो सबसे पहले
समझने की कोशिश करते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली क्या है और ग्रेट डिप्रेशन को बेसिकली हम लोग कैसे डील कर सकते हैं साहब, ठीक है ना। तो आपको ग्रेट डिप्रेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हम लोग पहचान सकते हैं कि इट्स अ फेज इन अ इकोनॉमी, इट्स अ फेज इन अ साइक्लिकल इकोनॉमी। इकोनॉमी का जो साइक्लिकल पद्धति है उसके अंदर का एक फेज है जिसके अंतर्गत हमको क्या दिख रहा है, अंडर दिस फेज व्हाट डू वी फाइंड, अंडर दिस फेज वी कम टू नो दैट under this phase we come to know that the economy is gone to a depression where the demand is less or the demand is finished off. In fact, we come to know the production is also getting down, sir. The prices are also getting down, and this will lead to unemployment levels getting high, incomes getting down, jobs are not available in the market and the economy, and hence eventually the manufacturing class जिसके पास पैसा था वो भी बेकार हो जाएगा क्योंकि उनकी कोई चीजें खरीद नहीं रहा था साहब, ठीक है। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन है ये कैसे हुआ, ग्रेट डिप्रेशन की मैंने आपको व्याख्या बताने की कोशिश की कि ये किस तरह से होता है साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो इसके बारे में एनसीईआरटी बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बात बताती है कि ये कब हुआ और कैसे होता है, व्हेन इट स्टार्टेड एंड हाउ इट स्टार्टेड, एंड बेसिकली इसकी जो प्रोसेस है ये कैसे होती है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड लेट अस सी कि ये कैसे होता है। अब देखिए यहाँ लिखा गया है द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल मिड 1930s। 1929 में शुरू हुआ, 1930 के दशक तक इनफैक्ट चलता रहेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। ड्यूरिंग दिस पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटेगोग्राफिक डिक्लाइंस इन द प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड। अब आप देखिएगा तो इसकी पहली इंपैक्ट ये होती है कि जब ये चलता है तो बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन आता है कौन से सेक्टर में, प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में, इनकम के अंदर और ट्रेड के अंदर। अब समझ में आता है बेसिकली कि ये कैसे शुरू होता है, किस तरह से होता है। एनसीईआरटी लिखता है कि एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इंपैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस द कंट्री। अब ये वेरी क्यों हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अमेरिका इसके झपेटे में आएगा, अमेरिका झपेट में आएगा, उसके बाद यूरोप झपेट के अंदर आएगा। और यूरोप की बेसिकली जो भी कॉलोनीज हुआ करती थी, कॉलोनीज के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि एशिया और अफ्रीका की जो कॉलोनीज थी वो इसके बाद इनके झपेटे के अंदर आ जाएगी साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको पता चल रहा है कि द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड द इंपैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरीड अक्रॉस द कंट्रीज। कोई एक कंट्री के अंदर सेम नहीं हुआ करता था, इट यूज्ड टू वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस साहब, ठीक है ना। बट हमको ये पता चल रहा है कि ये ग्रेट डिप्रेशन के पीछे जो बैकग्राउंड अगर आप देखोगे तो आपको एक तो एग्रीकल्चर रीजन्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट दिखेगा, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी हुई कम्युनिटीज है वो सबसे वर्स्ट इफेक्टेड मिलती है। अब ऐसा क्यों होता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट साहब, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आपको थोड़ा बहुत आपको पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। एग्रीकल्चर को इंपैक्ट हुआ उसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। क्यों ड्यूरिंग जब वर्ल्ड वॉर होता है, अगर आपको याद होगा थोड़ा बहुत वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय पे, तो आपके यहाँ पे फूड का क्राइसिस चल रहा था क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर युद्ध हो रहा था, तो लोगों के पास खाना और अनाज उगाने के लिए पैसे नहीं थे, ना जमीन थी साहब, है ना। ऑल द कंट्रीज वर फाइटिंग फॉर द कंट्रोल ऑफ द लैंड एंड द रिसोर्सेज साहब, ठीक है। तो परिणाम क्या आता है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दैट साहब, ठीक है ना। हमको पता चल रहा है कि जब ये वर्ल्ड वॉर हो रहा है, व्हेन द वर्ल्ड वॉर इज गोइंग ऑन, तो फूड बिकेम अ वेरी प्रीशियस कमोडिटी साहब। और अमेरिका की कहानी ये है कि अमेरिका ने उस समय के दौरान बेसिकली बहुत बड़ी मात्रा में फूड प्रोडक्शन कराया था। अमेरिका ने अपने किसानों को कहा था कि आप चिंता मत करिए, सरकार आपसे खरीदती रहेगी, आप इनफैक्ट है ना खाना उगाते रहिए, खास करके वीट उगाते रहिएगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। होता क्या है कि वर्ल्ड वॉर के समय पे फूड की डिमांड बहुत ज्यादा थी क्योंकि सबके सब कंट्रीज के पास खाने पीने की किल्लत थी, अनाज की किल्लत थी, तो ऑल वर बेसिकली इंपोर्टिंग फूड फ्रॉम अमेरिका साहब। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1920 तक आते आते आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अब जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, व्हेन द वर्ल्ड वॉर बेसिकली एंडेड, आपने बेसिकली क्या किया है, एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन किया है। अमेरिका जैसा कंट्री जो था उसने एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन किया था। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर बेसिकली उसको एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन फायदे में था। फायदे में क्यों था, क्योंकि पूरी यूरोप के कंट्रीज अमेरिका से चीजें इंपोर्ट कराया करते थे साहब, ठीक है। बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर आप समझने की कोशिश करिए, आफ्टर 1920s 1920 के बाद हमको क्या चीजें पता चल रही है। आफ्टर 1920s एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का जो आपने एक्सपांशन किया है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक्सपांशन कोई काम का नहीं रहा है। क्यों काम का नहीं रहा है, व्हाई इट इज नॉट यूजफुल साहब। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यूजफुल नहीं रहा है, उसके पीछे का मुख्य कारण ही ये है कि अब अमेरिका के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है उसी का इक्विवेलेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन दुनिया के अलग अलग देशों में भी हो रहा था साहब, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो इनिशियली देयर वाज बेसिकली अ डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर, बट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर देयर वाज फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस
एंड इसके कारण हमको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के प्राइसेस आपके कम हो गए साहब। अब जब एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम हो गए, क्यों हुए? क्योंकि आपने प्रोडक्शन सरप्लस करके रखा था, डिमांड तो होती नहीं है साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इट वाज कंबाइंड बाय सेवरल फैक्टर्स, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। और हमको ये पता चलता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो एग्रीकल्चर का आपने ओवर प्रोडक्शन किया था वो पूरी तरह से खत्म हो गया और उसकी जो इंपैक्ट है अब फील होने की शुरुआत होती है। तो हमको पहली पॉइंट पता चल रही है कि 1914 से लेके 1918 तक आपने एग्रीकल्चर का ओवर प्रोडक्शन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट 1920 ऑनवर्ड्स, 1920 के दशक से जब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि देयर वाज फॉलिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइसेस। एग्रीकल्चर के जो प्राइसेस वो धीरे धीरे कम हो रहे थे साहब, ठीक है ना। तो आपकी जो वर्ल्ड इकोनॉमी है अब धीरे धीरे बहुत फ्रेजाइल कंडीशन के अंदर चली गई। और जब एग्रीकल्चर के प्राइसेस कम होते हैं तो व्हाट इट विल लीड टू, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सेक्टर। आपको भी पता होगा कि एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो कौन सा सेक्टर है दोस्तों, इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एंड बीइंग अ प्राइमरी सेक्टर, आपको ये भी पता होगा कि जब आप इनफैक्ट एग्रीकल्चर के प्राइसेस को कम करते हो, व्हेन यू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट विल क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर एज वेल साहब, है ना। तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग है इसके ऊपर भी इंपैक्ट जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर से ही बहुत सारा सेकेंडरी सेक्टर भी चलता है। आपका जो बेसिकली उत्पादन क्षेत्र है वो खेती के आधारित ही चलता है। तो जब आप एक सेक्टर के यहाँ पे अनकंट्रोलेबल प्राइसेस आपके डाउन जा रहे हैं बिकॉज आपने प्रोडक्शन ज्यादा कर दिया है, डिमांड ज्यादा रही नहीं है, तो क्या कंडीशन हमको मिल रहा है, व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको पता चल रहा है कि सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। एंड दिस इज हाउ वी कंटिन्यू दैट अमेरिका के अंदर अब यहां से धीरे 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 एग्रीकल्चर से शुरुआत होगी और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंपैक्ट होगी साहब, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन कैसे शुरू हुआ? तो ग्रेट डिप्रेशन बेसिकली पहले शुरू होता है वेयर यू सी द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर टुक प्लेस एंड द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटी लेड टू द प्राइसेस गेटिंग डाउन साहब। आप कोई भी चीज इकोनॉमी के अंदर समझते होंगे कि जब जब डिमांड नहीं होता है और सप्लाई ज्यादा होती है साहब, जब जब डिमांड नहीं होती है और सप्लाई ज्यादा होती है तो उससे आपके उत्पादन के जो मूल्य की जो आपको न्यूनतम आवक होनी चाहिए वो नहीं होगी साहब। वो आपको थंब रूल इकोनॉमी का पता होना चाहिए। अमेरिका की सरकार ने किसानों को प्रेशराइज करके उनको लॉलीपॉप दे के उनको वो है ना ख्याली पुलाव पुका के बोला गया था कि बेटा आप उत्पादन करते रहिए, हम चीजों को कंट्रोल कर देंगे साहब। पर अमेरिका की सरकार के हाथ में कंडीशन ही नहीं रहती है कि वो चीजों को कंट्रोल कर पाए। वी सी दैट द प्राइसेस स्लम्प्ड एंड द एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइंड। अब आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है। हमको पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर प्राइसेस आपकी डाउन चली गई और इसके लिए जो फार्मर्स हुआ करते थे उनकी इनकम भी डिक्लाइन हो जाएगी। अब देखो एक किसान क्या सोचता है, व्हाट डज अ फार्मर थिंक साहब, है ना। एक किसान है वो सोच रहा है कि यार मेरी आय कम हो गई है, मेरे को जो इनकम मिलनी चाहिए वो कम हो गई, अब व्हाट एम आई सपोज टू डू नाउ, मैं क्या करूं, करूं तो करूं क्या, बोले तो बोले क्या साहब, वैसी कंडीशन हो रही है साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार प्राइसेस कम हो रही है एग्रीकल्चर के अंदर, तो हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्शन एक्सपांड और करते हैं, क्योंकि हम लोग है ना मार्केट में लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मार्केट में बेच देंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब होगा क्या कि इसमें मूर्खाई क्या की जाती है, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब पहले जितनी डिमांड नहीं रहेगी चीजों की, क्योंकि उस टाइम पे तो क्या क्राइसिस चल रहा था। फार्मर्स ने उल्टा किया, उन्होंने अपना प्रोडक्शन एक्सपांड किया, अपना एक लार्जर वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस जो है वो मार्केट के अंदर इन्होंने घुसाया साहब, ठीक है। अब आप देखिए कि ऑलरेडी आपके प्राइसेस डाउन जा रहे थे क्योंकि डिमांड आपकी ऑलरेडी डाउन जा रही है, उसमें आपने प्रोडक्शन को एक्सपांड करने के बाद आपने मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्शन को भेजा, तो इससे प्राइसेस डाउन जाएगी कि बढ़ेगी साहब, ठीक है। आप समझने की कोशिश करोगे तो सप्लाई को और एक्सपांड करने की बात की गई है साहब। डिमांड पहले से नहीं थी और सप्लाई को आप एक्सपांड कर रहे हो तो प्राइसेस और डाउन चली जाएगी साहब। तो होगा ये कि यहाँ पे अमेरिका के बाजारों के अंदर एग्रीकल्चर की प्राइसेस और डाउन चली जाती है। यू विल फाइंड द एग्रीकल्चर प्राइसेस आर गोइंग डाउन इन ह्यूज नंबर साहब, एक से एक ठाए 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 करके अमेरिका के उत्पादन के मार्केट की जब हम लोग बात करेंगे तो प्राइसेस फटाफट 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 नीचे चली जाएगी। अब ऐसा हो रहा था कि प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, सप्लाई इतना ज्यादा है, प्राइसेस और डिमांड बहुत कम है साहब। इतनी खराब डिमांड थी कि बहुत बड़ी मात्रा के अंदर प्रोड्यूस रॉट हो गया। रॉट होने का मतलब यह है कि आपने जो खेती का उत्पादन बनाया था वो सड़ जाता है, उसका रॉटिंग हो जाता है, पर वो बाजार के अंदर कोई खरीदने वाला नहीं था साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो हमको पता चलता है कि अब धीरे 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 ऐसी कंडीशन अमेरिका के अंदर क्रिएट होगी जहां सबसे पहले एग्रीकल्चर क्राइसिस का शुरुआत होगा
1920s के बाद का पीरियड है साहब, ठीक है ना। तो एक साइड के ऊपर अमेरिका की इकोनॉमी रिवाइव हो रही है, दूसरी साइड के ऊपर हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ है, ये ग्रेट डिप्रेशन के पीछे सबसे बड़ा जो फैक्टर हमको दिख रहा है वो है एग्रीकल्चर की ओवर प्रोडक्शन और उसके प्राइजेस को नीचे जाना साहब, ठीक है ना। तो लेट अस सी द फैक्टर्स बिहाइंड द ग्रेट डिप्रेशन। मैं आपको ग्रेट डिप्रेशन के फैक्टर्स को समझा रहा हूँ और साथों साथ इकोनॉमी को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुनिया में क्या हुआ था। तो पहला फैक्टर हमको पता चल रहा है वो है एग्रीकल्चर का फैक्टर, और मैंने आपको बताया कि प्राइजेस का डाउन जाना, ओवर प्रोडक्शन होना चीज़ों का, और इसी के कारण हमको पता चल रहा है कि एट टाइम्स हमको ऐसी कंडीशन मिली वेयर द रॉटिंग ऑफ ग्रेन्स टुक प्लेस। आपका जो ग्रेन्स है, आपका जो अनाज है वो सड़ने की शुरुआत हो जाता है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये तो एक तो आपका फाउंडेशन फैक्टर आपको यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद जब हम लोग सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, वी सी द सेकंड पॉइंट, तो हमको पता चल रहा है कि ये जो अमेरिका के अंदर ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है यूएसए के अंदर, ये इंपैक्ट धीरे 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 अब अदर एरियाज के अंदर भी फील होने की शुरुआत होगी। अब आप देखिएगा कि होगा क्या, व्हाट इट विल लीड टू साहब। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका के अंदर से ही दूसरी इंपैक्ट पड़ती है अदर कंट्रीज के ऊपर। अब अदर कंट्रीज की जब हम लोग बात करते हैं, तो जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो अमेरिका ने खास करके यूरोप को बहुत बड़ी मात्रा में लोन्स दी थी। यू माइट बी अवेयर अबाउट कि अमेरिका ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन्स, एडवांसेस के पैसे यूरोप के कंट्रीज को दिया था। जैसे जर्मनी को दिया था, जैसे ब्रिटेन को दिया था, जैसे फ्रांस को दिया था। अमेरिका जगत का जमादार बन चुका था उस टाइम पे। ऐसा कहा जाता था वर्ल्ड वॉर के बाद कि अमेरिका हैज बिकम द लीडर ऑफ द वर्ल्ड, और अमेरिका बेसिकली पूरी दुनिया को चला रहा है। ऐसी कंडीशन हो रही है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है ना। वी कम टू नो दैट अमेरिका ने जो लोन्स दी थी दूसरे कंट्रीज के अंदर, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होने की शुरुआत होती है साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब हमको पता चल रहा है कि मेनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। ये सेकंड रीजन है आपका ग्रेट डिप्रेशन का। सुनिएगा साहब, ठीक है, ये सुनिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंगली बात बता रहा हूं साहब कि बहुत सारे देश ऐसे थे जो अमेरिका के थ्रू अपना बाजार को चलाते थे, अपनी सिस्टम को चलाया करते थे साहब, ठीक है। व्हाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड, यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है साहब। पहले के टाइम के अंदर अमेरिका के अंदर से पैसा लेना बहुत इजी था। एक्चुअली मैं आपको थोड़ा बहुत कैपिटलिज्म के मॉडल को समझाने की कोशिश करूंगा। कैपिटलिज्म की एक आइडियोलॉजी मानता है जिसे हम लोग कहते हैं फ्री मार्केट साहब। कैपिटलिज्म किसके ऊपर बनता है, ये कहता है कि हर एक चीज फ्री मार्केट के अंदर छोड़ देनी चाहिए। फ्री मार्केट का मतलब है कि बाजार के अंदर दो लोग हैं, एक प्रोड्यूसर है और एक हम लोग कह सकते हैं बायर है। तो प्रोड्यूसर और बायर के बीच में स्टेट का इंटरफियरेंस कम होना चाहिए। बायर जाके प्रोड्यूसर से चीजें खरीद लेगा और अपनी गाड़ी चला देगा। ये सिंपल चीज है, ये पूंजीवादी मान्यता को बेसिकली प्राधान्य दिया गया और ये यूरोप से ही आया था। एडम स्मिथ नाम का एक फिलोसफर का नाम आपने सुना होगा। एडम स्मिथ वाज द वन बेसिकली जो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट भी करता है, प्रपाउंड भी करता है और कहता भी है कि फ्री मार्केट कैसे होता है, किस तरह से मार्केट को चलाना चाहिए एंड व्हाट नॉट थिंग्स आर देयर साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड वन पॉइंट साहब, ठीक है। जब हम लोग कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो अमेरिका में फ्री मार्केट के रूप में बैंकिंग भी फ्री मार्केट के रूप में चलता था। बैंकिंग का मतलब यह है कि अमेरिका की बैंक्स जो थी वो बेसिकली बाजारों के अंदर पैसा रिले करने के लिए लोगों के साथ ज्यादा मगजमारी नहीं करती थी। आप जाके बैंक में जाके कह सकते हो कि यार मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को कोई पैसा दे दो। बैंक आपको विदाउट एनी मच स्क्रूटिनी, कुछ ज्यादा स्क्रूटिनी लिए बिना आपको बोल देंगे कि भाई चलो भाई हम आपसे मिनिमम आपसे जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लेंगे और आपको पैसा देंगे। मॉर्गेज की उतनी आवश्यकता नहीं होगी साहब, ठीक है ना। तो इसके लिए बोला गया है कि व्हाइल इट वाज ऑफन इजी टू रेज द लोन्स इन द यूएस साहब, अमेरिका के अंदर अब ऐसी कंडीशन थी कि आप आराम से पैसा उठा सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि अमेरिका के अंदर से जो ओवरसीज लैंडर्स थे उनको पता चल रहा है कि अब सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। अमेरिका की खुद की इकोनॉमी खड्डे में जा रही है इस समय के दौरान साहब, ठीक है। अब अमेरिका ने उस टाइम पे दौरान करीबन $1 बिलियन के आसपास पैसा जो है बाहर के देशों के अंदर उसने लगाया था। अमेरिका हैड बेसिकली आई वुड से गिवन द लोन्स अबाउट $1 मिलियन टू अदर कंट्रीज साहब, यूरोप के समय के दौरान साहब, ठीक है ना। एंड यू कैन इमेजिन कि क्या कंडीशन यहाँ पे रहती है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि जो कंट्रीज अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, द कंट्रीज दैट डिपेंडेंट क्रूशियली ऑन द यूएस लोन्स नाउ फेस्ड एन एक्यूट क्राइसिस। क्यों?
क्योंकि अब अमेरिका की व्यवस्था खराब हो रही थी, अमेरिका के अंदर एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम आ रहा था, अमेरिका के अंदर डिमांड सप्लाई का इंबैलेंस हो रहा था, अमेरिका के अंदर अब सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ गई थी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता यह है कि अमेरिका ने मना कर दिया, अमेरिका ने कहा कि अब हम लोग कोई भी कंट्री को पैसे के रूप में मदद नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गिव द लोन टू अदर कंट्रीज, क्योंकि हमारी खुद की कंडीशन यहां खराब हो गई है साहब। अमेरिका क्या कहता है कि हमारी खुद की कंडीशन यहां खराब हो गई है साहब। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, आपके यहां पे अमेरिका की सोसाइटी के अंदर जो आपकी कंडीशन क्रिएट होती है, जो कंडीशन के द्वारा हमको पता चल रहा है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी चलनी चाहिए थी वो नहीं चल रही है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा मात्रा में हो गया है, जॉब्स नहीं है लोगों के पास, इनकम बहुत डाउन हो गई है, और पूरी तरह से आपका जो प्रोडक्शन, आपने जो ओवर प्रोडक्शन कराया था वो भी फेल हो गया है। तो उस समय के दौरान अमेरिका की सरकारें डिसाइड करती है कि वी शुड नॉट गिव लोन्स टू अदर कंट्रीज, वी शुड ट्राई टू सेफगार्ड अवरसेल्फ, हम अपने आप को बचाना है, हम बाकी सब लोग को बाद में बचा देंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो होगा क्या, द विड्रॉल ऑफ यूएस लोन्स अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट वर्ल्ड दो इन अ डिफरेंट वेज। अब आप समझने की कोशिश करिए कि क्या हो रहा है साहब, ठीक है। शुरुआत अमेरिका से होती है, मैंने आपको बताया शुरुआत अमेरिका से होगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की मिसमैच होने के कारण फार्मर्स की इनकम डाउन चली गई। आपका प्राइमरी सेक्टर जो था वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ कनेक्टेड था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी सेक्टर, इट वाज कनेक्टेड टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि अब पहले जितनी सोसाइटी के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं रही है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्राइसेस भी कम जाएगी। जब प्राइसेस कम जाएगी तो कंपनी फेल होने की शुरुआत होगी, जब एक कंपनी फेल होगी तो कंपनी ने जो बैंक से लोन लिया है वो बैंक भी फेल हो जाएगी साहब। बैंक फेल होगी, कंपनी फेल होगी, कंपनी ने जो बेसिकली पैसे उठाए थे मार्केट के अंदर से, स्टॉक मार्केट में उसका नाम बदनाम होता है, स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा, स्टॉक मार्केट डाउन जाएगा। जो लोगों ने बेसिकली अमेरिका की साइकिल के अंदर, उनकी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट किए थे, वो सब भी इनफैक्ट नुकसान में जा रहे हैं। और एक कॉमन मैन ही होता है जो शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता था, उनकी कंडीशन भी खराब हो जाती है। सारी भाषा में आप देखोगे तो पूरी की पूरी कास्केडिंग इफेक्ट अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर आई। इतनी खराब इफेक्ट आती है जहां अमेरिका की खुद की सरकारें और खुद की जो उनकी फेडरल बैंक थी वो कहती है कि भाई साहब हमारी कंडीशन खराब हो गई है, अब हम किसी और को पैसा नहीं दे सकते, वी आर आवर सेल्फ फेसिंग एन एक्यूट क्राइसिस, वी कैन नॉट गिव मनी टू अदर कंट्रीज। अब होगा क्या साहब, ठीक है, अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया जो लोन्स देने की आवश्यकता थी दूरी दुनिया को साहब, और इसी के कारण क्या होगा साहब, अमेरिका के पैसों के ऊपर पूरा का पूरा यूरोप डिपेंडेंट था। अमेरिका की जो कंडीशन थी उसी के एजिस के ऊपर यूरोप का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था, यूरोप का रीडेवलपमेंट हो रहा था। वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका सबसे बड़ा लेंडर के रूप में उभर के आया था, अब खुद अमेरिका क्राइसिस के अंदर चल गया है, क्योंकि वहां पे मिक्स मैच हुआ है डिमांड और सप्लाई को लेके। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट जब जैसे ही अमेरिका ने विड्रॉ किया, इट लेड टू द फेलियर ऑफ मेजर बैंक्स एंड द कोलैप्स ऑफ करेंसीज सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको पता चलता है कि अमेरिका ने जैसे ही ग्रेट डिप्रेशन या अपनी खुद की इकोनॉमी को डिप्रेशन में जब गया, तो उसने पूरी दुनिया के साथ अपने हाथ खंखेर लिए और कहा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, अब आपको अपने हिसाब से अपनी इकोनॉमी चलानी है साहब। यूरोप कहता है ऐसा कैसे साहब, गद्दारी कर दी आपने एंड मोमेंट के ऊपर आके, अब आप हमको पैसे नहीं दोगे माई बाप, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, आपके बिना तो हमारा सहारा पूरा का पूरा टूट जाएगा साहब। और ये जो कंडीशन क्रिएट होती है, यही कंडीशन के कारण अब धीरे 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 जो प्रोसेस अमेरिका के अंदर शुरू हुआ था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो प्रोसेस अमेरिका के अंदर शुरू हुआ था वो धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन के कारण, कैपिटलिज्म की पद्धति के कारण अमेरिका से ग्लोबल लेवल के ऊपर एक्सपांड हो जाएगा साहब, ठीक है ना। तो जब जब हम लोग ग्रेट डिप्रेशन को देखते हैं तो ग्रेट डिप्रेशन शुरू तो अमेरिका के अंदर हुआ था, बट अमेरिका के अंदर से शुरू होने के बाद अब पूरे विश्व के अंदर फैलेगा। ऐसी कोई भी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वहां कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इंपैक्ट होने की शुरुआत होगी। अब आप समझने की कोशिश करिए, व्हाट डू वी सी, हमको पता चलता है कि इंग्लैंड यहां से आउट हो गया है, इंग्लैंड की बेसिकली कंडीशन खराब हो गई है। दूसरा आपको केस मिलेगा लैटिन अमेरिका के अंदर साहब, ठीक है ना। हमको पता चलता है कि लैटिन अमेरिका के अंदर जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी उसमें बेसिकली उन लोगों ने जो अपनी रॉ मटेरियल के प्राइसेस थे उसको और एक्सपांड करने की कोशिश की। वी सी दैट दे ट्राई टू रिड्यूस द एग्रीकल्चर प्राइसेस एंड द रॉ मटेरियल प्राइसेस। अब आप देखिएगा व्हाट इज इंटरेस्टिंगली साहब, ठीक है ना, ये लोग चाहते थे कि अमेरिका नुकसान में है
तो हम लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। लेट अस ट्राई टू टेक द एडवांटेज ऑफ दैट साहब, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन देयर वाज अ स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइसेस व्हिच वाज स्टार्टेड बाय द लैटिन अमेरिका एंड मेनी अदर कंट्रीज हु हैड इंटेंसिफाइड दिस केस साहब, क्योंकि इनका मानना था कि अमेरिका तकलीफ के अंदर है तो हमको इसका फायदा उठाना चाहिए साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अमेरिका कहता है कि हम अब विदेश की चीजों को भारत अमेरिका के बाजार के अंदर अलाउ नहीं करेंगे, तो व्हाट दे डिड, दे ट्राई टू डबल द इंपोर्ट ड्यूटीज। अब देखो अमेरिका कितना शाना गेम कर रहा है। अमेरिका को पता चल गया है कि यार ये लोग तो बेसिकली हमारी इकोनॉमी को खा जाएंगे, हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर का इश्यू क्रिएट हुआ है, हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, इसके कारण ये बाहर के देश वाले अमेरिका के अंदर इकोनॉमी के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से बंद कर दिया। जो कंट्री एक टाइम के ऊपर एक कंसेप्ट के अंदर मानता है जिसे हम लोग कहते हैं लाइजा फार का कंसेप्ट साहब, आपने देखा होगा या आपने पढ़ा भी होगा लाइजा फार का कंसेप्ट। लाइजा फार के कंसेप्ट के अंदर यही बोला गया है कि आप आर्थिक रूप से, इकोनॉमिकली पर्सपेक्टिव से फ्री मार्केट को, फ्री इकोनॉमी को, लिबरल पर्सपेक्टिव से आप चलना चाहिए और इकोनॉमी को क्लोज नहीं करना चाहिए। खास करके इकोनॉमी शुड बी ग्लोबल साहब, ठीक है। अमेरिका जैसा कंट्री जो एक टाइम के ऊपर ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहा है, आज उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली डिसाइड किया कि भाई अब हमको कुछ करना पड़ेगा, इकोनॉमी को बंद किया। दूसरे साइड के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसने इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया। इंपोर्ट ड्यूटीज को क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और देश का उत्पादन अमेरिका के बाजारों के अंदर सस्ते में आके बेचा जाए और उसके कारण अमेरिका की खुद की इकोनॉमी जिसकी हालत ऑलरेडी खराब हो गई है वो और खराब हो जाए साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वी सी दैट ऐसी कंडीशन यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्रिएट होती है जहां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंपैक्ट हुआ। इनफैक्ट अमेरिका के अंदर एकमात्र जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था वो भी अब अमेरिका को बहुत बुरी तरह से हिट करेगा साहब, ठीक है। सो वी सी दैट द इंडस्ट्रियल कंट्री अमेरिका वाज द इंडस्ट्रियल कंट्री दैट वाज आल्सो अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन होने के कारण अमेरिका की इंडस्ट्रीज को भी बहुत बड़ा फटका पड़ा। अब क्यों पड़ा? तो मैंने आपको बताया कि डिप्रेशन के अंदर सबसे फंडामेंटल पॉइंट होता है वो है फॉल इन प्राइसेस। कोई भी डिप्रेशन आप इकोनॉमी के अंदर देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा, वो है आपके यहाँ पे प्राइजेस का बहुत कम होना। बहुत भारी मात्रा के अंदर प्राइजेस कम होगी साहब, मतलब आप थक जाओगे, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए, अमेरिका चाहता था बेसिकली कि ये जो फॉल इन प्राइजेस जो है बेसिकली उसको कैसे भी करके कंट्रोल करने की आवश्यकता है और हम लोग को इसको कैसे भी करके आगे जाना पड़ेगा। और फॉरेन प्राइजेस क्यों हो रहे थे? क्योंकि उनको लग रहा था कि सोसाइटी में डिमांड नहीं हो रहा है। डिमांड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास मनी नहीं है, लोगों के पास मनी सप्लाई की कमी हो गई है साहब। तो अमेरिका की सरकार क्या करती है? व्हाट द अमेरिकन बैंक्स डिड साहब। अमेरिका की बैंक ने कहा कि एक चिंता मत करिए, हम आपको इजी मनी ला के देंगे, हम आपको इजी मनी ला के देंगे और हम आपको कहेंगे कि हम इनफैक्ट आपको सस्ते के अंदर पैसा ब्याज के ऊपर दे रहे हैं। इनफैक्ट आपने देखा होगा आरबीआई आज की तारीख में मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा यही तो काम कर रही है। द आरबीआई इज ट्राइंग टू इंक्रीज द डिमांड इन द इंडियन सोसाइटी। वो चाहती है कि भारतीय समाज, भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत डिमांड चीजों के अंदर बढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर चीजों की डिमांड नहीं बढ़ती है, इफ द डिमांड इज नॉट इंक्रीजिंग इन द सोसाइटी, इट विल क्रिएट मोर एंड मोर ऑफ टर्मोइल साहब। उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इश्यूज क्रिएट होंगे साहब, ठीक है ना। तो वी सी दैट द यूएस बैंक हैड स्लैश्ड द डोमेस्टिक लेंडिंग एंड कॉल बैक लोन साहब। बेसिकली उन्होंने जो डोमेस्टिक लेंडिंग की जो कंसेप्ट है उसको भी पूरी तरह से बदलने की कोशिश की थी। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन हो रही है जहां मनी सप्लाई को पहले बढ़ाया गया और रातों रात उसको बंद कर दिया गया। अमेरिका की बैंक ने कहा कि भाई हम मनी सप्लाई अब किसी को नहीं देंगे, हमको नहीं लग रहा है कि अब सिचुएशन बहुत काबू के बाहर चली गई है, अब सब कुछ चीजें हम लोग को कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री था जो इजी मनी सप्लाई के कंसेप्ट में मानता था। अमेरिका एक ऐसा कंट्री था जो कहता था कि आप यहाँ पे रास्ते में चल रहे हो, मैं तो रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, वैसी कंडीशन होती है और वैसी कंडीशन में आप आराम से बैंक में से पैसा भी उठा के बोरो करके लेके आ सकते हो, आपको बैंक आराम से पैसा दे देगी साहब। ये जो कंडीशन अमेरिका के अंदर पैदा हुई है, वी कम टू नो दैट अमेरिका की बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से अब क्लोज हो रही है। उन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे साहब, ठीक है। अगर वो पैसा नहीं देंगे तो सोसाइटी में डिमांड कैसे होगी साहब? गेटिंग अ पॉइंट। तो वी सी द फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, हाउसहोल्ड्स वर रूल्ड एंड द बिजनेस वर कोलैप्स। क्योंकि पूरी की पूरी बैंकिंग इकोनॉमी के साथ आपकी नॉर्मल इकोनॉमी चल रही थी। उसी कंडीशंस के अंदर हमको ये पता चलता है कि अमेरिका के अंदर जो किसान थे
वो अपनी चीजें बेच नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बेच पा रहे थे? क्योंकि आगे के जो लोग हैं, जो कमीशन एजेंट्स थे, आगे के जो मैन्युफैक्चरिंग के लोग थे, उन लोग ने कहा कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, क्योंकि बैंक ने हमसे लोन वापस खींच ली है साहब। आपके घर के अंदर जो चीजें चल रही थी साहब, वो सब पूरी तरह से टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा जो घर बने थे वो कैसे बने थे? लोन के द्वारा बने गए थे साहब। ठीक है, इन द प्रीवियस सेशन मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के अंदर जो घर भी बनते हैं वो कैसे बनते थे? दे वर बेसिकली बेस्ड ऑन द लोन्स ओनली साहब। ठीक है, तो लोन्स के द्वारा ही बेसिकली आपके हाउस होल्ड्स बनते थे। आपका घरों का निर्माण भी खत्म हो जाता है, रुक जाता है। सोसाइटी के अंदर जो आपके कंज्यूमर गुड्स हुआ करते थे, फ्रिज हुआ करता था, रेफ्रिजरेटर था, ओवन हुआ करता था, आप पकड़ के चलिए टेलीविजन हुआ करते थे, वो धीरे 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 अमेरिका की इकोनॉमी को और इंपैक्ट करेंगे साहब। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट अमेरिका के जो लोग थे, जिन्होंने पहले पैसे बोरो करके इनफैक्ट अपनी व्यवस्था को चलाया था, उनको बैंकों के द्वारा बोला जाता है कि बेटा अगर हफ्ता नहीं भर सकते हो तो आप एक काम करिए, आपने जो जो चीजें बोरो की थी वो सब वापिस दे दीजिए साहब। ठीक है ना? तो इकोनॉमी है, इकोनॉमी तो हमेशा इंटरलिंक ही चलती है। एंड बिकॉज इकोनॉमी वर्क्स इन अ वेरी इंटरलिंक वे, तो वी सी दैट अमेरिका के अंदर लोगों की इनकम कम हो गई। क्यों इनकम कम हो गई? क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई रोक दिया गया। मनी सप्लाई रोकने के कारण बेसिकली आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर जो डिमांड थी वो भी खत्म हो रही है साहब। और बेसिकली जो बैंकों ने लैंडिंग की थी, जो पैसा मार्केट के अंदर लिया था, वो पैसा देने के सक्षम भी लोग नहीं रहेंगे साहब। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट 1920 के अंदर जो कंज्यूमर प्रॉस्पेरिटी अमेरिका के अंदर होती है वो एक खराब कंडीशन में आ जाएगी। दैट इज नोन एज द पफ ऑफ अ डस्ट। क्या लिखा गया है? द पफ ऑफ अ डस्ट। वी सी दैट अमेरिका के अंदर जो प्रॉस्पेरिटी थी, सोसाइटी के अंदर चीजों को बाय करने की जो ताकत थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि सब लोग बेरोजगार हो गए। लोगों की कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट पीक के ऊपर चला जाता है, इतनी भारी मात्रा में जाता है। लोग एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली घूमने की शुरुआत करते हैं। अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया। अमेरिका की बैंक जिन्होंने पैसे आगे ब्याज के ऊपर, लोन के ऊपर दिए थे, वो डिपोजिटर्स को भी बेसिकली पैसे वापस नहीं दे पाई, लोन को कलेक्ट नहीं कर पाई। बड़ी बड़ी बैंक्स वहां पे फेल हो जाती है। 1933 के आसपास का टाइम है जहां 4000 से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम को क्लोज किया गया था। और 1932 के आसपास का टाइम है जहां बोला जाता है कि 1 लाख से ज्यादा कंपनीज अमेरिका के अंदर बंद हो गई थी, जो सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके वहां के लोगों को दे रही थी। यू कैन इमेजिन कि क्या कंडीशन वहां पे होगी। 1935 तक आते आते अमेरिका के अंदर जो इकोनॉमी है वो रिकवरी के अंदर तो आएगी, बट ये जो ग्रेट डिप्रेशन होता है इसकी इफेक्ट पूरी की पूरी अमेरिका के ऊपर और साथों साथ दुनिया के ऊपर भी होगी। ये जो ग्रेट डिप्रेशन है इसी को ही हमने अब समझने की कोशिश की, और मैंने आपको बताया कि आप समझने की कोशिश करिए कि कितनी सारी इनइक्वालिटी के कारण सोसाइटी के अंदर आपके यहाँ पे ग्रेट डिप्रेशन आता है। ये इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये कैपिटलिज्म के साथ ही जुड़ा हुआ है। कैपिटलिज्म बेसिकली सोसाइटी को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। एक क्लास है हैव क्लास और दूसरा क्लास है हैव नॉट क्लास। हैव नॉट क्लास की जब हम लोग बात करेंगे तो हमको पता चलता है कि जो मजदूर वर्ग था अमेरिका के अंदर, ये लोग मेजोरिटी के अंदर हुआ करते थे। इन लोग की डिमांड खत्म हो गई, इन लोग की इनकम खत्म हो गई, तो उसके कारण जो हैव क्लास था, जो इंडस्ट्रियल क्लास था, जो बैंकिंग क्लास था, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाता था, उनकी भी हालत खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे सोसाइटी इनइक्वालिटी की तरफ चली जाती है साहब। हमेशा याद रखेगा कि जब आप फ्री मार्केट की बात करते हो तो अच्छी बात है, प्राइवेट मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट ओनरशिप होनी चाहिए, पर समाज के अंदर यह जरूर से देखना है कि असमानता ना बढ़ जाए। अमेरिका के अंदर जो डिमांड क्रिएटिंग क्लास हुआ करता था, जो चीजों को बेसिकली डिमांड करके अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता था, वो खड्डे में चला जाता है। बिकॉज द डिमांड क्रिएटिंग क्लास इन अमेरिका वेंट ऑन डिक्लाइन, वो पूरी तरह से खड्डे में गया। तो उसी का ही परिणाम था, उसी का ही एक आउटकम था कि अमेरिका की इकोनॉमी भी अब धीरे 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 आप देखोगे तो अब रिवाइव नहीं कर पाएगी साहब, है ना? क्योंकि वही लोग थे जो अमेरिका की इकोनॉमी को चलाते थे। मिडिल क्लास जिसे हम लोग पहचानते हैं, जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाते थे। मिडिल क्लास जिन्होंने चीजों को बोरो किया हुआ था, मिडिल क्लास जिन्होंने लोन ले लेके अपने सपने पूरे किए थे। वही मिडिल क्लास के हाथ में जब इनकम की जो सोर्सेज है वो ड्राई हो जाएंगे, तो वही मिडिल क्लास कहेगा टाटा, गुड बाय, ओके, बाय बाय, हम लोग अब चीजें नहीं खरीद पाएंगे, हमारी कंडीशन खराब है साहब। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश करिए
कि जब एक चीज से शुरुआत होती है, शुरुआत तो एग्रीकल्चर से हुई थी, एग्रीकल्चर से फार्मिंग से मैन्युफैक्चरिंग में गई, मैन्युफैक्चरिंग से बैंकिंग में गई, बैंकिंग से स्टॉक मार्केट में गई, एक इकोनॉमी का सेक्टर बाकी नहीं था जहां अमेरिका के ऊपर असर नहीं होती है। खैर, ये अमेरिका कैसे अपने आप को रिकवर करता है, अमेरिका कैसे अपने आप को रिकवर करता है, तो रिकवर के रूप में आपको एक इकोनॉमिस्ट मिलेंगे जिनका नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। याद रखेगा, जॉन मेनार्ड केन्स जो है ये कीनेजियन स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इकोनॉमी के रूप में बताते हैं कि अमेरिका ने जो गलती की है वो गलती अब पूरा विश्व ना दोहराए तो ठीक है। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि लोगों को काम देना पड़ेगा और लोगों के अंदर असमानता ना हो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, और ऐसा काम देंगे जिसके कारण वो शाम को जाके ब्रेड की दुकान में से ब्रेड खरीदेंगे। जब वो इंसान एक ब्रेड का पैकेट खरीदेगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डिमांड क्रिएट होगी साहब, और बेसिकली खड्डे खुदवाओ और खड्डे भरवाओ। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट करके अमेरिका के तत्कालीन रूप से जो नवनिर्मित राष्ट्रपति थे, उनको एक नई पॉलिसी दी गई, द पॉलिसी ऑफ न्यू डील, और न्यू डील की पॉलिसी के द्वारा अपने आप को अमेरिका रिवाइव करता है साहब, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन साहब। ये क्वेश्चन जो था इसमें ये पूछा गया था कि व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन साहब, ठीक है ना। ये कौन से पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन को कंटेन करने के लिए यूज किए गए थे। अब ये इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, ये आज आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। आई एम लिविंग दिस थिंग इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क फॉर यू, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये जो ग्रेट डिप्रेशन है इसके ऊपर थोड़ा सर्च करिए, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी के अंदर से ही आपको बताया कि क्वेश्चन पूछे कहां से जाते हैं। आप में से ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होता है कि आप जब एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो खाली एक सिंगल पर्सपेक्टिव में एक लाइन से देख लेते हो। आप देखिएगा कि अभी तक मैंने आपको यही चैप्टर के अंदर से 3 क्वेश्चंस कराए हैं। इन दिस चैप्टर आई हैव टॉट यू 3 क्वेश्चंस साहब। एक क्वेश्चन हमने इंडेंचर लेबर के बारे में देखा था, और ये क्वेश्चन भी आप यहां से आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे साहब, ठीक है। दूसरा, हमने ये इंडेंचर लेबर के बारे में बताया था कि भारत से क्यों इंडेंचर लेबर को ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर लेके गए, और इसके पीछे क्या ये लोग अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर पाए कि नहीं कर पाए। एक ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसके पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका के बारे में बताया था कि अफ्रीका वाज चॉप्ड इनटू आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्टेट्स बाय द एक्सीडेंट ऑफ द यूरोपियन कंपटीशन। यूरोप के जो देश थे वो कंपीट कर रहे थे, इसके कारण अफ्रीका को पूरी तरह से चॉप किया गया था। एंड द चॉपिंग ऑफ अफ्रीका, द स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका टुक प्लेस इन द स्ट्रेट लाइंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसे स्ट्रेट लाइंस क्रिएट की गई थी यहाँ पे अफ्रीका के अंदर साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है, द थर्ड क्वेश्चन दैट आई हैड डिस्कस एज ऑफ नाउ, अभी तक मैंने आपके साथ जो चर्चा की है उसमें आपको यही पूछा गया है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया गया है साहब, ठीक है। अमेरिका को फिर से रिवाइव करने के लिए, अमेरिका की इकोनॉमी को फिर से पुनर्जीर्मित करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग किया गया है। इसका अगर आपको लिखना है तो पॉलिसी ऑफ न्यू डील नाम का एक शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? पॉलिसी ऑफ न्यू डील। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ के जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप अपना खुद का दिमाग लगाइए कि ये जो न्यू डील की पॉलिसी क्या हुआ करती थी, और न्यू डील की पॉलिसी के रूप में बेसिकली किस तरह से अमेरिका अपने आप को रिवाइव करता है। तो ये जो 10 साल तक या करीबन 8 साल तक चलता है, 1929 से लेकर 1935-36 तक, इस पीरियड के दौरान किन किन प्रकार की घटनाएं होती है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी होगा। अब खैर, ये जो ग्रेट डिप्रेशन, इसके सेकंड पॉइंट के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस गो टू द सेकंड पॉइंट। वो है कि इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ती है साहब। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फ्यूचर के अंदर भी क्वेश्चन आ सकता है। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन इन फ्यूचर एज वेल साहब, ठीक है ना। क्योंकि आप समझने की कोशिश करिएगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे प्राइजेस का डाउन जाना, ऑटोमेटिकली आपकी डिमांड भी डाउन जाएगी साहब, है ना। और बेसिकली आपका सप्लाई जो है वो सप्लाई कहीं और आप बेच नहीं पाओगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसी कंडीशन होगी जब अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। इनफैक्ट इंडिया उस टाइम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करता था। अगर आपको पता होगा तो इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था साहब। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंतर्गत जो लेबर था वो लेबर का एक्सप्लोटेशन होगा साहब। फार्म सेक्टर की जब हम लोग बात करते हैं तो फार्म सेक्टर के अंदर जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग था उसको भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब हम लोग इंडियन ग्रेट डिप्रेशन की बात करेंगे तो उसके कारण इंडिया का लेबर एंड पीजेंट, क्या कहते हैं,
लेबर एंड पीजेंट, भारत का मजदूर और भारत का जो किसान वर्ग है उसके ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये लोग थे, इनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत बढ़ जाएगा, इनकी नौकरी चली जाएगी। ये लोग जो भी चीजें उत्पादन कर रहे थे अब उनको मार्केट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मार्केट मिलेगा साहब? ठीक है, क्योंकि आपने प्रोडक्शन कर दिया, पर प्रोडक्शन करने के बाद दुनिया के बाजारों के अंदर आपने जो चीज का उत्पादन किया कोई लेने वाला ही नहीं है। देयर इज नो वन टू टेक योर प्रोडक्ट्स आप, है ना। आपने जो चीजें बनाई हैं वो चीजें कोई खरीदने वाला ही नहीं है। इफ देयर इज नो वन टू परचेज योर प्रोडक्ट देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेलिंग योर प्रोडक्ट्स आप, ठीक है। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हुआ है, ये कंडीशन इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन के रूप में आपको यहां पे दिखेगा साहब, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन की हम लोग बात करेंगे तो आपको बहुत बड़ी इंपैक्ट दिखेगी, क्योंकि इंडिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेड प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बता दिया था कि ब्रिटिशर्स जब से इंडिया में पावर के ऊपर आए थे, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरी की पूरी ग्लोबल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस के रूप में इंक्लूड कर दिया था। किया था कि नहीं किया था साहब, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि इफ यू लुक एट द इंपैक्ट ऑफ द डिप्रेशन ऑन इंडिया वी रियलाइज हाउ इंटीग्रेटेड द ग्लोबल इकोनॉमी हैड बिकम बाय द अर्ली 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी तक आते आते भारत दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। भारत का खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बन गया था। भारत एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि टेक्सटाइल मार्केट के अंदर, और खास करके कॉटन प्रोडक्शन की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें काफी अच्छा बड़ा खिलाड़ी के रूप में भी आ गया था साहब, ठीक है। अब होगा इससे उल्टा, बेसिकली धीरे 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 अमेरिका तो खड्डे में गया, उसके जो ट्रेमर्स है, उसकी जो क्राइसिस की जो कंडीशन है वो दुनिया के अलग अलग कोने के अंदर भी पड़ेगी, जहां पे उनके स्थानिकों की लाइफस्टाइल, उनकी इकोनॉमी, उनकी सोसाइटी की जो कंडीशन है वो भी पूरी तरह से अब अफेक्ट होगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये क्या होता है उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करता हूँ। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर। अब देखिए, इंडिया का उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग जो था, ये मैन्युफैक्चरिंग का दो मार्केट हुआ करता था। एक तो लोकल मार्केट था, समझ में आया आपको, और दूसरा कौन सा था? फॉरेन मार्केट था साहब। उसी तौर के ऊपर अगर आप इंडियन एग्रीकल्चर की भी बात करोगे, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंडियन एग्रीकल्चर का भी कुछ कुछ फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट होता था, कुछ कुछ चीजें लोकल मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट होता था। अब पहला तो फटका ये पड़ता है कि आपकी प्राइसेस बहुत डाउन चली जाती है, और जब प्राइसेस डाउन चली जाती है तो दिस विल रिजल्ट इनटू लॉस फॉर द फार्मर्स इन द प्रोडक्शन सेक्टर, क्योंकि आप इनफैक्ट उत्पादन का जो कॉस्ट है उससे भी कम मात्रा के अंदर चीजों को बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, आपको नुकसान ही होगा साहब, ठीक है ना। तो वी सी दैट इंडिया हैड बिकम एन एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड द इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। हमने देखा था कि क्या कंडीशन यहाँ पे हो रही है। हमको पता चल रहा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो थे वो पूरी तरह से आधे हो जाते हैं बिटवीन 1928 टू 1934। यू कैन इमेजिन कि 1928 से 1934 के बीच में इंडिया के एक्सपोर्ट्स एकदम आधे हो गए साहब, इंडिया के इंपोर्ट्स भी डाउन चले गए। अब इंडिया के इंपोर्ट्स डाउन हुए तो अच्छा है, मैं तो कहता हूं कि इंडिया जो इंपोर्ट करता था वो चीजों की अब हमने खपत कम की है तो वो अच्छी बात है साहब। प्रॉब्लम ये था कि इंडिया ने भले इंपोर्ट कम कर दिया हो पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो होता नहीं था साहब। गेटिंग माय पॉइंट। ऊपर से आपकी प्राइसेस डाउन जा रही है। वी फाइंड द प्राइसेस इन इंडिया आल्सो प्लंज, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ये चीजें होती है। वीट के प्राइसेस 50% के आसपास डाउन चले जाते हैं। यू कैन इमेजिन द वीट प्राइसेस फेल बाय 50%, 50% के आसपास 1928 से 1934 के बीच में। आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कंडीशन हो गई थी कि लोकल मार्केट भी खराब हो गया, फॉरेन मार्केट भी आपके लिए खराब हो जाएगा। पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर्स मोर देन अर्बन ड्वेलर्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ है वो मजदूर और किसान को ही सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा के अंदर आपको दिखेगा। दो द एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल शार्पली, द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड। पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग द वर्ल्ड मार्केट वर द वर्स्ट हिट। आप समझने की कोशिश करिए कि क्या कंडीशन क्रिएट हो जाती है। पीजेंट्स ने कहा कि माई बाप प्राइसेस मार्केट के अंदर डाउन हो गए हैं तो इस साल हमको रेवेन्यू में से मुक्ति दे दीजिए, प्लीज फॉरफिट द रेवेन्यू फ्रॉम दिस ईयर। आपको पता होगा कि ब्रिटिशर्स इंडिया के किसानों के पास से टैक्स लिया करते थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लगान के रूप में पहचानते हैं। तो आपने मूवी भी देखा होगा जिसमें डायलॉग भी बोला जाता है, 2 गुना लगान देना पड़ेगा। अरे बेटा बापन तंबेरू, हाँ साहब, आपको 2 गुना लगान देना पड़ेगा। अब व्हाट डू मीन बाय दैट? ये 2 गुना लगान की बात की गई है, उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द पर्सपेक्टिव बिहाइंड दैट साहब, ठीक है। ब्रिटिशर्स इंडिया के किसानों को एक्सप्लोइट करना चाहते थे। अब इंडिया के किसानों का मार्केट के अंदर प्राइसेस नहीं आ रहा है तो भी रेवेन्यू तो आपको जितना देना है उतना देना है। ये तो वैसी बात होगी कि आपने इनकम कुछ कमाई नहीं है पर इनकम टैक्स तो पे करना ही है साहब, ठीक है। आपने इनकम कमाया कि नहीं कमाया पर फिक्स इनकम टैक्स पे करना है।
आज की तारीख में भारत सरकार क्या कहती है? व्हाट डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज वेरी मच ऑब्जेक्टिव। वो कहता है कि सालाना 5 लाख 10 लाख से ज्यादा कमा रहे हो तो ही इनकम टैक्स पे करना है। आप अगर 5-6 लाख से कम कमा रहे हो तो इनकम टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द इनकम टैक्स, राइट साहब? यहां तो उल्टा हो रहा था। हियर इन दिस केस वी फाइंड अ डिफरेंट केस। इंडिया के किसानों की प्राइसेस आ नहीं रही थी बाजारों के अंदर, क्योंकि बाजार हमारे कंट्रोल में था नहीं। ये फ्री मार्केट के अंदर इंडिया को इंटीग्रेट कर दिया गया था। प्राइसेस डाउन की डाउन जा रही है। सरकार कहती है कि नहीं भाई, रेवेन्यू तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना? उत्पादन हो कि ना हो, भाव बढ़े कि ना बढ़े साहब, आपको यहाँ पे पैसा तो देना ही है साहब। गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर से जो लोग दुनिया के बाजारों के अंदर चीजें उत्पादन करके देते थे, जैसे जूट प्रोड्यूसर्स है, कॉटन प्रोड्यूसर्स है, इंडिगो तो खैर अब बहुत ही कम हो गया था, उनकी कंडीशन तो बहुत खराब हो जाती है। अब देखिए कि एक एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है कि अमेरिका का ग्लोबल डिप्रेशन वो बेसिकली बंगाल के जूट प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या असर करता है। व्हाट डज द ग्लोबल डिप्रेशन विल इंपैक्ट ऑन द जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल? बंगाल के अंदर जो जूट की खेती करने वाले लोग थे उनके ऊपर क्या असर पड़ती है साहब, ठीक है ना? तो यहां लिखा गया है दे ग्रू रॉ जूट दैट वाज प्रोसेस्ड इन द फैक्ट्री फॉर एक्सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ गनी बैग्स। आपने देखा होगा ये गनी बैग्स यूज होते हैं बेसिकली अनाज के स्टोरेज के लिए या फूड के स्टोरेज के लिए जनरली यूज किए जाते हैं साहब, ठीक है? और ये गनी बैग्स को एक्सपोर्ट किया जाता था बाहर के देशों के अंदर, क्योंकि ये बाहर के कंट्रीज में स्टोरेज में यूज होता था साहब, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है? व्हाट इज द स्टोरी साहब, है ना? एक्सपोर्ट आपके आधे हो गए। यू फाइंड द एक्सपोर्ट आर रिड्यूसिंग। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 1928 से लेके 1934 का पीरियड के समय पे दौरान इंडिया का एक्सपोर्ट 50% हो गया। तो पहले जो चीजें 100 kg ऑफ एक्सपोर्ट होता था, 50 kg के आसपास हो गया साहब। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज हाउ वी सी दैट द गनी एक्सपोर्ट्स कॉलेप्स डाउन। आपकी गनी बैग के एक्सपोर्ट से वो डाउन चले गए। द प्राइस ऑफ द रॉ जूट क्रैश मोर देन 60%। आपकी जूट की खेती करने वाले जो किसान थे उनके ऊपर कभी सोचा है? बाजार खड्डे में जाता है। जिन्होंने जो चीज का उत्पादन किया था उनकी कंडीशन खराब हो जाती है। Peasants who had borrowed in the hope of better times or to increase the output in the hope of the higher incomes faced even lower prices, fell deeper and deeper into the debt. इनफैक्ट किसान, आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर जो पैसा था वो पैसा बोरो करके अपने एग्रीकल्चर को चलाता था। उसको ऐसा था कि यार चलिए इस बार उधार लेके मैं किसी और के पास से अपनी खेती को चलाऊंगा, नेक्स्ट ईयर अगर प्राइजेस अच्छे मिलेंगे तो मेरा उधार भी चुकदे हो जाएगा और मुझे थोड़ा 2 पैसा प्रॉफिट में भी मिल जाएगा। अब कंडीशन ऐसी हुई है पीजेंट्स की कि उसने बेसिकली जो पैसा बोरो किया था वो पैसा बोरो करने के लायक भी नहीं बचता है। वो पूरी की पूरी डेट ट्रैप के अंदर आ जाएगा। डेट ट्रैप का मतलब क्या है? बेसिकली कि किसान की जब हम लोग बात करते हैं वो उधारी के चक्रव्यूह के अंदर फंस जाता है, और ऐसा चक्रव्यूह के अंदर फंसता है वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा साहब, ठीक है? तो ये जो डेट ट्रैप की कंसेप्ट है इसी को ही हम लोग इनफैक्ट इसके साथ पहचानते हैं। जहां वर्ल्ड के रिसेशन ने इंडिया को बहुत बुरी तरह से हिट किया। बंगाल के जूट ग्रोअर्स यहाँ पे अपनी कथनी बताते हैं कि ग्रो मोर जूट ब्रदर्स विद द होप ऑफ ग्रेटर कैश, cost and deft of jute will make your hope get dashed. When you have spent all your money and get the crop off the ground, trader sitting at home will pay you only ₹5 amount। साहब आप समझने की कोशिश करिए, 5 रुपया एक मण का या एक माउंट का आपको मिल रहा था साहब। एंड यू कैन इमेजिन कि एक माउंट मतलब कितना बड़ी क्वांटिटी के अंदर आप प्रोडक्शन कर रहे हो साहब। क्योंकि इनफैक्ट जो व्यापारी थे, व्यापारियों ने कहा कि भाई तुम्हारे जूट की अब डिमांड ही नहीं बची है, दुनिया पूरी खड्डे में चली गई है, तुम जूट उगा के क्या करोगे साहब, ठीक है? तो उनकी कंडीशन भी खराब होती है और ग्लोबल डिप्रेशन बेसिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को बहुत बुरी तरह से हिट करेगा। दिस विल लीड टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट गेटिंग स्ट्रॉन्ग। और इसी के कारण हमको पता चलता है कि भारत की आज़ादी का आंदोलन जो था उस समय के दौरान जो चालू होता है, खास करके उस समय के दौरान एक तो बारडोली का सत्याग्रह होना जो इसी के साथ लिंकअप था, एंटी साइमन मूवमेंट की भारत को तरफ लेके जाना ये भी इसी के साथ जुड़ा था, और लेटर ऑन 1930 के 12 मार्च के दिन 12th ऑफ मार्च अगर आपको पता होगा, गांधी जी के द्वारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत करना। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसी का ही एक आउटकम के रूप में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, समझे आप लोग, ठीक है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस होल ग्लोबल पर्सपेक्टिव कि दुनिया में जो डिप्रेशन आया उसकी भारत के ऊपर भी बहुत असर होगी। खैर आज का क्लास के अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स डिप्रेशन के रिलेटेड डिस्कस किए हैं। मैंने होपफुली आपको ग्लोबल डिप्रेशन का जो पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस कराया और आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से ग्लोबल डिप्रेशन जो है
वो आगे चलता है और पूरी दुनिया को हिट करेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आज हमारा जो सेशन है हम लोग आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे साहब। मैंने आपको उसके पीछे के जो फैक्टर्स है वो भी बताए, उसके पीछे की जो इकोनॉमिक थियरी है वो भी बताने की कोशिश की, और साथों साथ आपको ये बताया कि ये डिप्रेशन एक साइक्लिकल पार्ट है, पर उसकी इम्पैक्ट भी इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होगी साहब, है ना। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन ओवर टुडे ऑफ टुडे सेशन यहाँ पे ही हम लोग। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि 7 मार्च को हमारा यूपीएससी का कॉम्बैट है, जहाँ पे लाइव क्विज आपको देने का मौका मिलेगा 11 बजे, एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अटेंड। ये फ्री है साहब, याद रखेगा। ये स्कॉलरशिप एग्जाम के रूप में भी आप कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप हमारा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी जीत पाओगे। तो आज जरूर से हमारे साथ एनरोल कराइएगा। ये कोड के साथ हमारे साथ जुड़िएगा, PN Live इज द डिस्काउंट कोड। ये कोड को यूज करके आप हमारे साथ जरूर से जुड़िए, और आपकी जो तैयारी है उसके साथ हम भी आपके साथ जुड़ पाएंगे। और उसी पॉइंट के ऊपर हम लोग आज यहाँ कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।